जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही होगी। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पढ़ाई नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई करते रहना है, जम के करते रहना है। डेली जो है कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ाई कीजिए। जितना आपके पास जो है समय है उतना पढ़ाई कीजिए, ज़बरदस्त रिवीजन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। बीपीएससी है, बीएसएससी है, बिहार पुलिस है, दरोगा है। दरोगा का फॉर्म जो है अब तुरंत ही आने वाला है। हाल ही में जो है एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का फॉर्म आ चुका है। तो आपके लिए जो है करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर बन गया तो समझिए कि बाकी चीज़ तो आप कर ही लेंगे। तो करंट अफेयर्स जो है आपको अच्छे से करना है, इसीलिए जो हम प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज लेकर आए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और चैनल को शेयर कीजिए कि और लोगों को भी जो है फ़ायदा मिल सके। आज हम लोग जो है करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए, सितंबर 2025 का वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। इसको जो है स्किप मत कीजिएगा। कोई कोई ऐसा मंथ होता है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। आइए चलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को देर शाम अपने पद से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति थे हमारे वर्तमान के श्री जगदीप धनखड़ जी 21 जुलाई 2025 को देर शाम अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्रम क्या था? यानी कि उपराष्ट्रपति जब इनका चुनाव हुआ था तो ये कितने क्रम के जो है राष्ट्रपति हैं? तो 14वां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो क्रम है ये 14वां क्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो क्रम है कौन सा क्रम था? 14वां क्रम था। अब इसके बाद जो चुने जाएंगे वो 15वें होंगे। आगे है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो त्यागपत्र दिए हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देते हैं। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए थे। यानी कि जगदीप धनखड़ साहब जो है अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए थे। अगस्त 2022 में। तो इनका कार्यकाल जो है अगस्त 2027 तक चलता, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई 2025 को इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अपना त्यागपत्र दे दिया है। इस पद पर उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 तक था, यानी कि 10 अगस्त 2027 तक था, यानी कि 10 अगस्त 2027 तक ये अपने पद पर बने रहते, लेकिन बीच में ही जो है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन से पूर्व वह कहाँ के राज्यपाल थे? तो वेस्ट बंगाल के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन से पूर्व वह कहाँ के राज्यपाल थे? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के। अगला टॉपिक है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होते ही राज्यसभा के सभापति का पद भी अब रिक्त हो गया है। यानी कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो राज्यसभा के सभापति का पद भी रिक्त हो गया है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आगे प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने वाले अपने कार्यकाल के दौरान जगदीप धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। यानी कि कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाले जगदीप धनखड़ जो है तीसरे राष्ट्रपति हैं। यानी कि इनसे पहले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो है 2 और उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र अपने कार्यकाल के दौरान दे चुके हैं। आगे है कि इनसे पूर्व जुलाई 1969 में बीबी गिरी। देखिए पॉइंट आ गया कि इनसे पूर्व जुलाई 1969 में बीबी गिरी तथा जुलाई 1987 में आर वेंकट रमन ने अपने कार्यकाल के दौरान ही त्यागपत्र दिया था। हालांकि वो अलग बात है कि इन लोगों ने जो है दूसरे कारण से जो है त्यागपत्र दिया था, जबकि श्री जगदीप धनखड़ साहब जो है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिए हुए हैं। ये लोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यह कदम उठाए थे। यानी कि इन लोगों ने जो है उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था इसलिए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर चुनाव उस तिथि से 6 महीने के भीतर करवा लिया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर पद रिक्त है तो कितने दिन के अंदर जो है चुनाव करवा लिया जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवा लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे कार्यकाल के लिए होगा, न कि जगदीप धनखड़ के शेष कार्यकाल के लिए। कहने का मतलब है कि जगदीप धनखड़ साहब का जो कार्यकाल है ये कब तक का है?
27 तक का। लेकिन अब जो है यहाँ सब चुनाव होगा नए उपराष्ट्रपति का, तो ये जो है फिर से 5 साल के लिए होगा, न कि 2027 तक ही होगा। तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे कार्यकाल के लिए होगा, न कि जगदीप धनखड़ के शेष कार्यकाल के लिए। अब जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष रहेगा, यानी कि वो 5 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा करेंगे। नए राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि अब जो है हाल फिलहाल में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, बार बार राष्ट्रपति आ जा रहा है, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए के उम्मीदवार किसको बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, यानी कि वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल ही हैं। जब ये चुनाव लड़ेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये जो है वहाँ से इनको जो है इस्तीफा देना होगा। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार कौन हैं? बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार हो गए सीपी राधाकृष्णन, और विपक्षी गठबंधन जो है इंडी गठबंधन, इसका उम्मीदवार हो गए बी सुदर्शन रेड्डी, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा 64, और भारत का उपराष्ट्रपति होगा 63। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो है पद अवधि कितनी होगी? तो अनुच्छेद 67। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान जो है किसमें होता है? तो अनुच्छेद 69 में। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 68। तो इसी अनुच्छेद का प्रयोग होगा, अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जाएगा, जो रिक्ति है, अब इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके जो है क्या कराया जाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 68 में। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अनुच्छेद 65। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65 में है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम जो है इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, इसको अच्छे से देखिएगा तो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित पॉइंट जो है क्लियर होगा। अगला टॉपिक है हमारा कि नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 घोषित कर दी गई है। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 घोषित की गई है 1 जुलाई 2025 को। नई राष्ट्रीय खेल नीति जो 2025 है, ये 1 जुलाई 2025 को घोषित हो गई है। नई राष्ट्रीय खेल नीति ने 2011 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है। जो नई राष्ट्रीय खेल नीति है, ये 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है। 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा। कितने स्तंभों पर आधारित होगा? 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा, तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हम लोग का कि बहुभूमिका वाला रूस निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राड स्थित यांतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। कहने का मतलब है कि बहुभूमिका वाला रूस निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल, जो विध्वंसक युद्धपोत है, रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राड स्थित यांतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसे नौसेना के पश्चिमी कमान में तैनात किया जाएगा, यानी कि जो आईएनएस तमाल है जो रूस में निर्मित है, इसको कहाँ जो है किया जाएगा तैनात? पश्चिमी कमान में, नौसेना के पश्चिमी कमान में इसको तैनात किया जाएगा। इस युद्धपोत का नामकरण तमाल देवताओं के राजा इंद्र द्वारा युद्ध के लिए
प्रयोग की गई दिव्य तलवार के नाम पर किया गया है। यानी कि इस युद्धपोत का नामकरण तमाल किया गया है। क्यों? देवताओं के राजा इंद्र जो है ये युद्ध के समय जिस तलवार का प्रयोग करते थे उस तलवार का नाम जो है तमाल था। इसी पे जो है इसका नाम तमाल रखा गया है। जबकि इसका शुभंकर द ग्रेट बियर्स रखा गया है। जबकि इसका शुभंकर क्या रखा गया है? INS तमाल का द ग्रेट बियर्स। इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? सर्वदा सर्वत्र विजया। सर्वदा सर्वत्र विजया यानी कि हर समय विजयी। इसका आदर्श वाक्य रखा गया है सर्वदा सर्वत्र विजया यानी कि हर समय विजयी। नौसेना को मिला पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार। यानी कि स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत जो है नौसेना को मिल गया है, जो INS विस्तार इसका नाम है। इसका जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यह निर्मित है, इसलिए यह स्वदेशी है। INS निस्तार जो गोताखोरी सहायता पोत है, गोताखोरी सहायता पोत है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है? नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत जो है INS तमाल है। INS तमाल है। आगे का प्रश्न है कि मझगांव डाक बिल्डर्स द्वारा निर्मित 17A श्रेणी के दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित 17A श्रेणी के दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी नौसेना में शामिल किया गया है 1 जुलाई 2025 को। 17A श्रेणी के पहले फ्रिगेट INS नीलगिरी 15 जनवरी 2025 को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INS की नीलगिरी को जो है 15 जनवरी 2025 को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अभी जो आपका है जिसका नाम है उदयगिरी, इसको जो है 1 जुलाई 2025 को शामिल किया गया है, जो 17A श्रेणी के तहत निर्मित है। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के 5 अन्य युद्धपोतों का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई तथा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा किया जा रहा है। यानी कि प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत 5 अन्य युद्धपोत का भी निर्माण किया जाएगा, जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित होने वाले अन्य युद्धपोत कौन कौन से हैं? तो ये हिमगिरी है, तारागिरी है, दूनागिरी है, बिंधगिरी है और महेंद्रगिरी है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। हिमगिरी है, तारागिरी है, दूनागिरी है, बिंधगिरी है और महेंद्रगिरी है। ये 17A श्रेणी के तहत निर्मित होने वाले युद्धपोत हैं। अगला टॉपिक है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत जो 12 किले हैं उनको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है जुलाई 2025 में। मराठा सैन्य परिदृश्य जो है मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें 12 किले हैं। मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाता है। मराठा सैन्य परिदृश्य किसको दर्शाता है? मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें 12 किले हैं। ये जो किले हैं कब के निर्मित हैं? तो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच के निर्मित हैं। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच के निर्मित यह किले हैं। कौन कौन से किले हैं? एक नज़र में इसको देख लेते हैं। सालहेर किला है महाराष्ट्र का, सालहेर किला, शिवनेरी किला, लहगढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुवर्ण दुर्ग किला, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और एकमात्र जिंजी किला है जो तमिलनाडु का है। बाकी सब महाराष्ट्र के हैं और एक जिंजी किला जो है तमिलनाडु का। यही 12 किलों को जो है क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में। मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है। अगला प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो विश्व विरासत सूची में भारत के 44 स्थल शामिल है। भारत के कितने स्थल शामिल हैं? 44 स्थल। सांस्कृतिक स्थल है 36, यानी कि 35 पहले से थे और एक को अभी शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को, तो 36। प्राकृतिक स्थल है 7 और मिश्रित स्थल है 1, जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये मिश्रित स्थल श्रेणी के रूप में जो है विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की शामिल है। तो टोटल कितने हो गए? 44। यानी कि भारत के कितने स्थल शामिल है विश्व विरासत सूची में? 44 स्थल शामिल है। 35 हो गए सांस्कृतिक, 7 हो गए प्राकृतिक और 1 हो गया मिश्रित। अगला टॉपिक है आपका कि नमस्ते योजना के तहत लखनऊ में विश्व कार्यक्रम मनाया गया। नमस्ते योजना के तहत लखनऊ में जो है विश्व कार्यक्रम जो है
बनाया गया। नमस्ते दिवस भी जो है यहाँ पे मनाया गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के पश्चात ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी, यानी कि ये भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करके आए हैं, जो 18 दिन तक जो है इन्होंने प्रवास किया है। 15 जुलाई 2025 को इनकी वापसी हुई है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि शुभांशु शुक्ला पहले व्यक्ति बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करके आए हैं 18 दिन तक। 4 सदस्यों का राज्यसभा हेतु मनोनयन किया गया है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, यानी कि 12 सदस्य नामित होते हैं। इन 12 सदस्यों में से 4 का जो है पद क्या हो गया था, खाली हो गया था, तो इन्हीं 4 की जगह पे जो है 4 आदमी का जो है मनोनयन किया गया है, जिसमें है कौन, हर्षवर्धन श्रृंगला जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, इनको जो है राज्यसभा में स्थान दे दिया गया है। दूसरे हैं मीनाक्षी जैन, इनको भी जो है राज्यसभा में जो है नामित कर दिया गया है। तीसरे हैं उज्ज्वल देवराव निकम, और चौथे हैं सदानंद मास्टर। ये उज्ज्वल देवराव निकम और सदानंद मास्टर जो हैं ये दोनों केरल के भाजपा नेता हैं। इनको जो है राज्यसभा में नामित कर लिया गया है। ये राज्यसभा में जो नामित किया जाता है 12 सदस्यों को, ये किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 80(1) के तहत जो है इनको नामित किया जाता है, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि विद्युत के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट विद्युत मुफ्त मिलेगा। यह घोषणा जुलाई 2025 में लागू की गई। किस सरकार के द्वारा लागू की गई है, ये बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई है। विद्युत के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट विद्युत मुफ्त मिलेगा। यह योजना जुलाई 2025 से लागू होगा, और ये किसके द्वारा लागू किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा। अगला आपका टॉपिक है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, यह भी एक योजना है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जो युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना है। ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है, युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना है, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा चलाया जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा। यह योजना बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 के तहत मंजूरी दी गई है। इस योजना को बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 2 के तहत मंजूरी दी गई है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। आखिर इस योजना में होगा क्या, तो इस योजना के तहत प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान 4 से 6 हज़ार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसको, बच्चों को, यानी कि बेरोजगारों को। इस योजना के तहत प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान 4 से 6 हज़ार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो इंटर्नशिप कर रहे होंगे उनको जो है ये 4 से 6 हज़ार रुपया दिया जाएगा, सभी लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है कि किनको कितना रुपया दिया जाएगा। 4 से 6 हज़ार तो है, 3 कैटेगरी है। एक है 12वीं पास युवा अगर जाके कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिले से बाहर कर रहे हैं या जिला के अंदर कर रहे हैं, तो इनको 4,000 प्रति माह दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 4,000 प्रति माह। ITI पास या डिप्लोमा धारक जो होंगे उनको 5,000 प्रति माह दिया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर पास जो होंगे उनको 6,000 पर माह जो है इंटर्नशिप के लिए दिया जाएगा। यह योजना जो है राज्य के 18 से 28 वर्ष के युवा को ही लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ जो है राज्य के 18 से 28 वर्ष के युवा को ही मिलेगा, यानी कि 28 वर्ष से अगर ज़्यादा के हैं तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की गई है, यानी कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो रहा है। इसमें जो है सफाई कर्मचारियों के हितों की बात की जाएगी, यानी कि ये आयोग जो है क्या करेगा, जितने भी कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, उनके लिए यह जो है अपना नीति निर्धारण का काम करेगा। तो बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की गई है। कुछ दिन पहले तो युवा आयोग बनाने की भी जो है घोषणा कर दी गई है राज्य में, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो है राज्य में युवा आयोग जो है बनाने की भी जो है घोषणा कर दी गई है। इसी तरह सफाई कर्मचारी आयोग गठन करने की भी जो है घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और ये 2 योजना आप याद रखेंगे बिहार सरकार का। एक तो आपका मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना है, जो 4 से 6 हज़ार जो है रुपये इंटर्नशिप के दौरान जो है मिलेगा, और 125 यूनिट विद्युत मुफ्त मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को आप जरूर पढ़ें। सितंबर तक हम लोग का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। कल से फिर से हमारा जो है जनवरी का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नियुक्ति ये जो है आएगा, इसका वीडियो आएगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नियुक्ति, और साथ में एक खेल ले लेंगे, यानी कि 2-3 टॉपिक को एक साथ लेके आएंगे। तो 2-3 टॉपिक जब एक साथ आएगा तो आपका जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा। अभी जो है आपका जो है BPSC 71वीं का एग्जाम जो है होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हो जाएगा प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स। और अभी तुरंत जो है हम SPD का जो है मंथली लेकर के आ रहे हैं आपका जनवरी से।
जनवरी 2025 से लेके आ रहे हैं, तो सितंबर तक उसको करने के बाद फिर जो है हम लोग पीछे का भी जो है देखेंगे। तो एसपीडी का भी जो है हम लेके आ रहे हैं। आप लोग जो है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो है कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि क्या कमी रह गया, कमी अगर कुछ होगा तो इसको सुधार किया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा तो इससे हौसला बढ़ेगा और वीडियो जो है आपको और अच्छे से और अच्छे कंटेंट के साथ जो है आपका करंट अफेयर्स के साथ ही जो है जीएस को जोड़ करके, यानी कि करंट अफेयर्स को जितना आप जीएस से जोड़ करके पढ़िएगा उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही आपका जो है जीएस भी मजबूत होता जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स के साथ हम जीएस भी जोड़ करके ला रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट को जो है जोड़ के ला रहे हैं, जिससे आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।